ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, कांवड़ियों पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले उपद्रवी बताने वाली मानसिकता हमारी विरासत के विरुद्ध, सोशल मीडिया के जरिए जातीय संघर्ष करवाने का आरोप भी लगाया। दूसरी खबर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल गिरफ्तार, ईडी ने अदालत में पेश किया। कांग्रेस ने इस पर प्रदर्शन भी किया है। तीसरी खबर, राजस्थान के राजसमंद में बाढ़ के बीच फंसी स्कूल वैन के रेस्क्यू से जुड़ी हुई। 3 छात्रों समेत 6 लोग बाल बाल बचे। वहीं झालावाड़ में बाइक के साथ बहे युवक की मुश्किल से जान बचाई गई। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पड़ोसी की खौफनाक हरकत, घर में घुसकर महिला पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। महिला के पति ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो तमाम खबरों पर हर एक डिटेल आप तक हम पहुंचाएंगे। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं और अब जो हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो हर माता पिता के लिए एक सबक है। देखिए, हरियाणा से आए एक वीडियो ने सबको डरा दिया है। अगर आपको आपके घर में गाड़ी है और बच्चे भी हैं तो ये खबर जरा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, हरियाणा में एक मोहल्ले की संकरी सड़क पर एक कार बेकाबू हो गई। कार तेजी से इधर उधर टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। बेकाबू कार को देखकर गली में खड़े बच्चे भागकर अपनी जान बचाते हुए दिखे। करीब 25 सेकंड तक कार ऐसे ही तांडव मचाती रही और आखिर में बाइक से टकराने के बाद कार रुकी। हैरानी करने वाली बात यहां यह है कि इस कार को एक बच्चा चला रहा था। बच्चा घर से कार लेकर निकल तो गया लेकिन उसे संभाल नहीं पाया और जो सामने आया उससे टकराता चला गया। जब कार रुकी तो दोनों बच्चे बाहर निकले। संयोग ठीक था कि कोई इस कार की चपेट में नहीं आया, हालांकि कुछ गाड़ियों को जरूर नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। लापरवाही कितनी भारी पड़ गई। बच्चे इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और बैलेंस उनका बिगड़ा, वो इस कार को कंट्रोल नहीं कर पाए और देखिए कैसे बाइक हवा में उड़ गई। एक शख्स वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर किस तरीके से ये कार उनके तरफ बढ़ती चली जा रही है। एक बाइक से टकराने के बाद ये कार रुकी। देखिए, देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बरसात ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आज बारिश की सबसे खतरनाक तस्वीर राजस्थान से निकलकर सामने आई, जहां के राजसमंद जिले में बाढ़ अपने साथ इतना पानी लेकर आई कि सड़क नदी में तब्दील हो गई और पानी के इस बहाव में स्कूली बच्चों से भरी हुई वैन फंस गई। हालात इतने बुरे थे कि चलते चलते भी लोग सड़क पर गिरते जा रहे थे। लोगों का गिरना समझ में आता है, लेकिन पानी का बहाव तो एक पल को इतना तेज हो गया कि सड़क किनारे खड़ी बाइक ही बहने लगी। किसी तरह हाथ लगाकर लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस बाइक को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसी पानी में एक कार भी डूबी थी। सोचिए, सूखी जमीन पर खड़ी कार के इर्द गिर्द कितना पानी जमा हुआ था कि उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पानी से कबाड़ हो चुकी कार जब बाहर निकली तो अजमेर में हुई तबाही का लाइव सबूत दिया। और इसी तरह अजमेर में इतनी बारिश हो गई कि सड़कों में पानी का बहाव भी तेज हो गया। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसके आगे चाहे कोई इंसान आए या फिर गाड़ियां, कोई भी टिक नहीं पा रहा था। तो राजस्थान के अजमेर में आप देखिए, भारी बारिश के बाद सड़कों की क्या स्थिति है, क्या हालात है। आपको ये ड्रोन से वीडियो हम दिखा रहे हैं। हर जगह, हर गली मोहल्ले में पानी भरा हुआ साफ दिख रहा है। लोगों के सामने मुसीबत बड़ी, लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। सब कुछ जो भी इस पानी के रास्ते में आ रहा है वो बह रहा है। तो अजमेर में कितनी बुरी स्थिति हो गई है, बाढ़ के बाद किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन बच्चे कैसे इस बाढ़ के पानी के बीच फंस गए, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब तक मदद नहीं पहुंची तब तक इन लोगों की जान पानी के बीच अटकी रही। कुछ लोग पेड़ से लटककर अपनी जान बचा रहे थे, तो बाकी के 6 लोग इस सफेद रंग की गाड़ी के अंदर थे। इन 6 में से 3 बच्चे थे। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें वैन में सुरक्षित भेजा था, वो पानी में रोते हुए अटके पड़े थे। इस गाड़ी के चारों तरफ पानी अपनी पूरी ताकत से बह रहा था। गाड़ी के अंदर बैठे बच्चे और पेड़ पर लटके लोग बस किसी तरह मदद की आस लगाए बैठे थे। आखिरकार कुछ देर के बाद बुलडोजर के साथ वहां पुलिस वालों को देखा गया। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची। इसके बाद सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। कुछ देर पहले तक पानी से घिरा बच्चा बाहर निकलने के बाद भी सहमा सहमा सा दिखाई दिया।
तो अजमेर के हालात आप देख रहे हैं। औसत से ज्यादा बरसात वहां पर हुई तो शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर इसका असर देखने को मिला, लेकिन पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला ही पानी का जोर नहीं झेल पा रहा है और किस तरह से टूट कर गिर गया, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक व्यक्ति ओवरफ्लो हो रहे नाले का वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी नाले की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के दौरान एक महिला वहां से गुजर रही थी, जिसे वीडियो बना रहा शख्स वहां से भागने को कहता है, अरे आंटी जाओ, अरे आगे जाओ, आगे, अरे आंटी आगे जाओ। एक पल को लगा कि नाले का पानी महिला को अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इन दो तस्वीरों में अजमेर के मौजूदा हालात समझे जा सकते हैं। शहर में दिन के वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि दरगाह जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग रस्सियों के सहारे सड़क पार कर रहे थे। ये अजमेर शहर के एक दो इलाकों का हाल नहीं, शहर के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन वीडियो में हर गली में पानी का कब्जा दिखा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी दोनों उफान पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी संगम के किनारे बने प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर तक पानी पहुंच गया है और अब पानी में डूबे बजरंग बली की आरती उतारी जा रही है। कभी कभी तो इतना पानी आ जाता है कि भगवान की मूर्ति ही अदृश्य हो जाती है। बाहर से दिखते हैं तो सिर्फ भगवान को चढ़ाए गए फूल। पानी में पैर डुबाए भगवान की सेवा कर रहे पुजारी इसे मां त्रिवेणी का आशीर्वाद मानते हैं। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है, तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आती है तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की दूसरी धार्मिक नगरी वाराणसी में भी हुआ। वहां मां गंगा का पानी शहर तक आया तो मुश्किलें बढ़ी। ये आज 5-6 दिन से बढ़ा है, सामान ढोत परेशान हो रहे हैं, कैसे ढोएंगे अब। वाराणसी में भी इस वक्त नदी किनारे हालात बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह पानी का प्रकोप दिखा, लेकिन वहां पानी से ज्यादा हैरानी लापरवाह लोगों को देखकर हो रही है। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें दिख भी रहा था कि खतरा उनके सामने है, फिर भी वो खुद की जान जोखिम में डाल रहे थे। इन लोगों की आंख के नीचे पानी अपने रौद्र रूप में है, लेकिन पानी का तमाशा देखने के लिए ये ब्रिज पर खड़े रखे। हो सकता है कि इन्हें मजा आ रहा हो, की देख सौठा ऐसा। लेकिन मजा कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। जैसे इस बस को ही देख लीजिए, यहाँ सड़क के ऊपर अचानक पानी आया। ड्राइवर को बस आगे ले जानी थी तो उसने सवारियों की जान पर रिस्क ले लिया। पानी ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक पुल को बहा दिया। कल तक जिस पुल से गाड़ियां चलती थी वहां से अब पानी के निकलने का रास्ता बन गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा जिला चित्रकूट भी बीते कुछ दिनों से पानी का प्रकोप झेल रहा है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाट में लोग तैर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के झालावाड़ में भी एक ओवर कॉन्फिडेंट बाइक वाले ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। उसने भी पानी के प्रकोप को कमतर समझने की कोशिश की थी। पानी के तेज बहाव को दरकिनार कर ये शख्स अपनी बाइक रोकने का नाम नहीं ले रहा था। पानी तेज था और उसी स्पीड से इसने बाइक निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही पानी ने बता दिया कि कौन कितना ताकतवर है। पुल पार करने की कोशिश करने वाला बाइक सवार पुल के नीचे चला गया। अब न रोक मनुजा। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक एम्बुलेंस पानी में बह गई। मरीज को छोड़कर वापस लौटते समय एम्बुलेंस पानी में गिरी। औंधे मुंह पड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवर को समय रहते बाहर निकाल लिया था। बारिश के बाद की तबाही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी देखने को मिली। वहां पर एक धर्मशाला की दीवार के किनारे कार खड़ी हुई थी। बारिश के बाद कमजोर दीवार उसी कार पर गिर गई। हादसे के बाद कार उस दीवार के मलबे से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था। तस्वीरें आपके सामने हमीरपुर से सामने आई है, जहां पर किस तरह से पूरी कार मलबे में दबी हुई नजर आ रही है। सावन में कांवड़ियों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी कहने वालों पर हमला किया। योगी ने कहा कि ऐसे लोग भारत का अपमान कर रहे हैं। शहर शहर कांवड़िये और बोल बम के नारों से रोशन है। हर तरफ सड़क पर कांवड़िये ही नजर आ रहे हैं। इनमें से चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपने धैर्य पर काबू नहीं रख पाते और फिर सड़क पर संग्राम की तस्वीरें उभरती हैं।
लेकिन ऐसे लोगों की वजह से समूचे आस्थावान कांवड़ियों को उपद्रवी और आतंकी कहने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने जोरदार प्रहार किया है। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। सीएम योगी ने उपद्रव को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने आगजनी की एक घटना का जिक्र किया और आरोप लगाया कि केसरिया गमछा पहनकर एक व्यक्ति धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। हालांकि कांवड़ियों के भेष में आने के बाद भोले के भक्तों को भी संयमित रहने की आवश्यकता है ताकि सौहार्द बना रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा का कोर्ट परिसर कुश्ती का अखाड़ा बन गया। कोर्ट परिसर में चैम्बर के लिए छिड़ा विवाद इतना बढ़ा कि 2 महिला वकीलों के बीच जमकर मारपीट हो गई। काला कोट पहनी महिला ने सामने खड़ी महिला पर मुक्कों की बरसात कर दी। फिर क्या था, दूसरी महिला ने भी पलटवार किया और बाल पकड़ के खींच लिया। तभी एक और महिला बीच में आ गई और दे दनादन शुरू हो गया। दोनों महिलाओं ने वकील की वेशभूषा में मौजूद महिला के बाल पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। उसको जमीन पर गिरा कर मारा। बताया जा रहा है कि महिला अधिवक्ताओं में चेंबर को लेकर विवाद है जो मारपीट में बदल गया। सवाल ये भी है कि वहां मौजूद वकीलों ने बीच बचाव की जगह वीडियो बनाने को तरजीह दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक रिहायशी बस्ती में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग इस मगरमच्छ को बांधकर उसके साथ वीडियो बनाने लगे। बाद में वन विभाग की टीम मगरमच्छ को अपने साथ ले गई। जिस मगरमच्छ को देखने भर से शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है, उस मगरमच्छ को इस युवक ने अपनी गोद में उठाकर फोटो सेशन कराया। लोगों ने समझाया, तब जाकर युवक ने मगरमच्छ को नीचे उतारा। इससे पहले मगरमच्छ रिहायशी बस्ती में घूमता दिखाई दिया। मगरमच्छ कभी इधर घूमता कभी उधर। शिवपुरी में दिखा ये कोई पहला मगरमच्छ नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार मगरमच्छ तालाबों से निकलकर शहर में घूमते दिख जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में मारे गए अपराधी चंदन मिश्रा के मामले में कई खुलासे हुए हैं। कई वीडियो भी सामने आए हैं। हत्या क्यों हुई, इसको लेकर भी कई कहानियां सुनाई जा रही हैं। हत्या की वजह को लेकर 3 थ्योरी सामने आई है जिस पर चर्चा हो रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक चंदन मिश्रा का मर्डर गैंग वॉर की वजह से हुआ है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला है जिसके चलते यह हत्या की गई। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि जमीनी विवाद में कत्ल की बात कही जा रही है और इस हत्या को अंजाम देने में 5 नहीं बल्कि 6 बदमाश शामिल थे। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद सबसे पहले जो वीडियो सामने आया उसमें 5 बदमाश दिखाई दे रहे थे, लेकिन मर्डर करने के बाद जब बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग रहे थे तो उनकी संख्या 6 थी। सबसे पहली वाली बाइक पर 3 बदमाश थे। तीनों हत्या का जश्न मना रहे थे। एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए भाग रहे थे। दूसरी बाइक पर भी 3 बदमाश सवार थे। इन तीनों में सबसे पीछे बैठा बदमाश तौसीफ बादशाह है जिसकी पुलिस ने पहचान कर ली है। यही इस गैंग का लीडर था। इसी की अगुवाई में बाकी 4 बदमाश चंदन मिश्रा के कमरे में पिस्टल लेकर दाखिल हुए थे और 15 सेकंड में हत्या कर फरार हो गए। जब ये 5 अपराधी चंदन पर गोली बरसा रहे थे तो छठा बदमाश पारस अस्पताल के बाहर खड़ा था। तौसीफ बादशाह ने इसको अस्पताल में आने जाने वाले लोगों और हलचल पर निगरानी के लिए तैनात किया था। चंदन मिश्रा की हत्या करने बादशाह जब पारस अस्पताल पहुंचा तब भी वो पूरे टशन में दिखाई दिया। तौसीफ को पता था कि पारस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चंदन की हत्या से पहले उसने अस्पताल की रेकी की थी। शूटर तौसीफ कुछ दिन पहले अपने एक रिश्तेदार का पारस हॉस्पिटल में इलाज करवा चुका था। उसी दौरान घूम घूम कर पूरे अस्पताल की उसने जानकारी हासिल कर ली थी और 17 जुलाई की सुबह सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच बिना चेहरा ढके चंदन मिश्रा को मारने पहुंच गया, जिसका वीडियो सामने आया। 17 जुलाई सुबह 7:13 पर तौसीफ बादशाह अपना गैंग लेकर चंदन मिश्रा की हत्या करने पहुंचा। तौसीफ बाइक चलाने वाले बदमाश के साथ आगे आगे चल रहा था और पीछे बाकी 4 शूटर थे। इस वीडियो में कुछ 6 बदमाश एक साथ देखे गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अस्पताल में दाखिल होने से पहले सभी बदमाशों ने करीब 2 मिनट तक मीटिंग की और फिर चंदन मिश्रा की हत्या करने निकल पड़े और थोड़ी देर में ही पारस अस्पताल के 2nd फ्लोर पर पहुंच गए। चंदन मिश्रा का कमरा नंबर 209 था। बिना समय गवाए ये 5 कमरे में दाखिल हुए और चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी और बाइक पर सवार होकर सभी फरार हो गए।
शूटर तौसीफ फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। उसके ठिकानों पर पुलिस टीम रेड करने पहुंची थी। तौसीफ के पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, मां टीचर हैं। तौसीफ की मां से पुलिस ने एक लंबी पूछताछ की। तौसीफ का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो सवाल यहाँ ये कि तौसीफ ने चंदन की हत्या आखिर क्यों की? पटना पुलिस को पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू पर शक है। बहुत पहले शेरू और चंदन में दोस्ती थी। दोनों ने कम उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। इसी दौरान दोनों में दुश्मनी हो गई। शक है कि अदावत की वजह से शेरू ने बादशाह को सुपारी देकर हत्या करवाई। बक्सर में कई हत्याओं को अंजाम देने के आरोप में चंदन को फांसी हुई थी, लेकिन बाद में सजा में बदलाव हुआ। चंदन कुछ ही दिनों में रिहा होने वाला था। उससे पहले वो पैरोल पर इलाज कराने पारस अस्पताल पहुंचा। चंदन भी रील बनाने का शौकीन था। बताया जा रहा है कि इसी शौक में उसने अपने दोस्तों के जरिए अस्पताल के अंदर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। पुलिस को शक है कि अस्पताल में खाने पीने और दोस्तों के साथ बनाए गए वीडियो को तौसीफ बादशाह गैंग ने देखा होगा, फिर चंदन की हत्या की प्लानिंग की होगी और उसी प्लान के तहत अपने रिश्तेदार को पारस अस्पताल में भर्ती करवाया होगा। अब पुलिस जांच कर रही है कि तौसीफ के रिश्तेदार के इलाज करवाने और चंदन मिश्रा के मर्डर से क्या कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक बंदर सरकारी दफ्तर में घुस आया। इसके बाद बंदर दफ्तर के अंदर था और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी बाहर भाग गए। कर्मचारियों के बाहर भागने के बाद आदरणीय बड़े साहब बंदर जी ही अंदर विचरण कर रहे थे। फाइलों पर कूद कूद कर चल रहा बंदर ऐसे घूम रहा था जैसे ये उसी का दफ्तर हो और यहाँ वो अपनी किसी फाइल को ढूंढने की कोशिश में हो। दफ्तर की अलमारी पर चढ़े बंदर की वजह से नीचे टेबल कुर्सी पर किसी कर्मचारी की बैठने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने बताया कि दफ्तर के अंदर घूम रहे बंदर के पीठ पर गंभीर चोट आई थी। वन विभाग को जब बुलाया गया तब उन्हें भी ये बात बताई गई थी, लेकिन संवेदनहीनता देखिए, बजाय बंदर का इलाज कराए वन विभाग ने उसे दफ्तर से खदेड़ कर अपना पल्ला झाड़ लिया। तमिलनाडु के गुमिड्डी पूंडी के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम जलकर खाक हो गया। भयंकर आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। जहां आग लगी उसका नाम चेन्नई क्राम्ब इंडस्ट्रीज है। जहां आग लगी वो लोहे के स्क्रैप का गोदाम है। आग कितनी भयंकर लगी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। आग फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम आई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग स्क्रैप के गोदाम में लगी, जिस वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, जांच जारी है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जब जांच शुरू हुई तो किसी को नहीं मालूम था कि एक छोटे कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कई खुलासे हुए। मौलाना छांगुर के लव जिहाद ब्रिगेड, हवाला नेटवर्क, सीक्रेट सिंडिकेट, धर्मांतरण के कोड वर्ड, इसके अलावा हिंदू लड़कियों के खिलाफ साजिश और गजवाए हिंद यानी कि मुस्लिम राष्ट्र वाले एजेंडे का खुलासा हुआ। लेकिन गिरफ्तारी के 13वें दिन छांगुर से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। छांगुर के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे थे। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी था। यानी छांगुर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बड़ी साजिश करने में जुटा था। जल्द ही ईडी छांगुर को रिमांड पर लेकर ISI से कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर सकती है। जांच के दौरान छांगुर के उन 40 चोरों की भी जानकारी मिली है जो उसके पैसे को ठिकाने लगाया करते थे और जिहादी ब्रिगेड तक पहुंचाते थे। उन्हीं पैसों से धर्मांतरण और भारत विरोधी गतिविधियों का नेटवर्क चलता था। उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए यूपी के बलरामपुर समेत पूरे देश में लगातार छापेमारी चल रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के 13वें दिन बलरामपुर में उसके करीबी के घर ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा धर्मांतरण मामले में 5वें नामजद आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक रशीद 3 साल पहले आजमगढ़ से भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले ही जमानत पर घर लौटा और दोबारा छांगुर के लिए काम करने लगा। एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराने पर रशीद को 10,000 रुपए मिलते थे।
यूपी के मुरादाबाद से भी छांगुर गैंग की साजिश की एक नई कहानी सामने आई है। हम इस वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हैं और बिलारी में ये जो मार्केट है पूरी, ये समाज कल्याण विभाग की बताई जा रही है और इसमें लगभग 35 दुकानें हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर छांगुर गैंग का कब्जा है। शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इनोवा गाड़ी से एक मौलाना था और 2 लोग और थे। 3 लोगों ने मुझे रोका और वो कह रहे थे आप इन्हें क्यों शिकायतबाजी कर रहे हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि छांगुर को करोड़ों रुपए का विदेशी फंड मिलता था। बैंक खातों की जांच के दौरान ईडी को 106 करोड़ लेन-देन के सबूत मिले हैं। 40 बैंक अकाउंट से लेन-देन किया गया है। छांगुर गैंग के अकाउंट में रकम पश्चिम एशिया से आई। पैसे हवाला के जरिए नेपाल से भी आए हैं। माना यह जा रहा है कि इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया है। पुख्ता सबूत जुटाने के लिए ईडी अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से लगे इलाके में आधी रात को एक बाघिन अपने 4 शावकों के साथ टहलती हुई दिखाई दी। बताया गया कि बाघिन अपने शावकों के साथ जंगल से भटक कर आ गई और सड़क पर चहलकदमी करने लगी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर बाघिन और शावकों पर पड़ी। सामने बाघिन और उसके 4 शावकों को देख लोग भी हैरत में पड़ गए। शावकों के साथ बाघिन आगे आगे चल रही थी, जबकि गाड़ी में सवार लोग उसके पीछे थे। कुछ दूर चलने के बाद बाघिन अपने शावकों के साथ झाड़ियों में चली गई। लोगों ने बाघिन और शावकों के टहलने का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया में वायरल हो गया। राइफल निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के अमेठी में मौजूद कोरबा प्लांट में रूस की मदद से तैयार की जा रही AK-203 असॉल्ट राइफल अब पूरी तरह स्वदेशी मटेरियल से तैयार होगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी मटेरियल से तैयार होने वाली AK-203 असॉल्ट राइफल को शेर नाम दिया है। दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजिनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, 2019 में रूस के सहयोग से शुरू हुए कोरबा प्लांट में AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। कोरबा प्लांट से अब तक 48,000 राइफल सेना को सप्लाई हो चुकी है। इस साल के अंत तक 70,000 राइफल सप्लाई की जाएगी। IRRPL के डायरेक्टर मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि रूस से राइफल निर्माण की 100% तकनीक ट्रांसफर हो चुकी है और मौजूदा वक्त में राइफल निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल 50% तक भारतीय है और दिसंबर तक इस राइफल को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की योजना है। अमेठी के कोरबा प्लांट में अगले 10 सालों में 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने का लक्ष्य है। AK-203 असॉल्ट राइफल पुरानी हो चुकी इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। कई राज्यों की पुलिस ने इस राइफल को खरीदने की इच्छा जताई है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि AK-203 असॉल्ट राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। AK-203 बेहद हल्की राइफल है। इसका वजन महज 3.6 किलोग्राम है। AK-203 राइफल 800 मीटर तक मार करने में सक्षम है और सबसे बड़ी खासियत यहां यह है कि फायरिंग के दौरान ये राइफल अटकती नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, चीन ने इंजीनियरिंग में एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। चीन के इंजीनियर्स ने समंदर में करीब 24 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पुल चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पर्ल नदी के एक तट से शुरू होता है। नदी के दूसरे तट पर स्थित जोंगशान शहर और प्रौद्योगिकी केंद्र शेनजेन को जोड़ता है। पहले जहां इनकी दूरी तय करने में 2 घंटे लगते थे, वहीं अब पुल के बन जाने से दूरी सिर्फ आधे घंटे में तय की जा सकती है। शेनजेन जोंगशान लिंक की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इसमें 2 पुल, एक कृत्रिम द्वीप और पानी के नीचे की सुरंग बनाई गई है। शेनजेन जोंगशान लिंक ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया में एक बड़ी परिवहन योजना है, जो हांगकांग, झुआई, मकाओ ब्रिज के निर्माण के बाद शुरू हुई है। दावा है कि इस पुल के बनने से इलाके में विकास को गति मिलेगी। अमेरिकी कंपनी स्काई ड्वेलर और फ्रांस की थेल्स ने एक खास तरह का सोलर ड्रोन बनाया है, जो कई महीनों तक लगातार आसमान में उड़ान भर सकता है। कंपनी के मुताबिक ये सोलर ड्रोन लगातार 90 दिन यानी कि 3 महीने तक आसमान में उड़ान भर सकता है। कंपनी का यह भी दावा है कि वो इस सोलर ड्रोन की उड़ान क्षमता को और बढ़ाने में जुटी हुई है, ताकि भविष्य में उड़ान भरने के बाद इसे जमीन पर उतारने की जरूरत ही ना पड़े। इस ड्रोन को उड़ान भरने की ऊर्जा सीधे सूरज से मिलती है, इसीलिए इसमें ईंधन भरने का कोई झंझट ही नहीं है।
इस सोलर ड्रोन के पंखों का फैलाव 236 फीट है और ये अपने साथ 2.5 मीट्रिक टन का वजन लेकर उड़ सकता है। उड़ान के दौरान सूरज से ऊर्जा मिलती रहे, इसके लिए ड्रोन की बॉडी पर 17,000 सेल्स और 635 किलो की बैटरी लगाई गई है। रात में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो बैटरी की मदद से ड्रोन उड़ान भरता रहता है। ये सोलर ड्रोन 24,600 फीट से लेकर 34,406 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल समुद्र में निगरानी के लिए किया जा सकता है और साथ ही दुश्मन के इलाकों पर नजर रखने के लिए भी इस ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। बात अब करेंगे तमिलनाडु के जंगलों की, जहां से एक रोमांचक तस्वीर सामने आई जब देर रात एक ब्लैक पैंथर 2 तेंदुए के साथ सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर जंगली जानवरों का दिखना आम बात है, लेकिन इस बार सीसीटीवी में जो दिखा वो नजारा दुर्लभ है। ब्लैक पैंथर के साथ 2 तेंदुए सड़क पर जुगलबंदी के साथ घूमते दिखाई दिए। ब्लैक पैंथर और तेंदुओं को एक साथ देखना बेहद दुर्लभ माना जाता है। ये आमतौर पर एक साथ नहीं रहते, लेकिन वीडियो में दिखा कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर दिख रहे ब्लैक पैंथर और तेंदुओं की तो दोस्ती है। तीनों बेखौफ अंदाज में सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के रुड़की से कांवड़ियों के उत्पात का वीडियो सामने आया है, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों ने एक राहगीर की बेरहमी से पिटाई कर दी। किसी के हाथ में डंडा है तो कोई अपने हाथ से ही निहत्थे राहगीर को मारता दिखा। कांवड़ियों ने इस युवक की घेर कर पिटाई की। हैरानी तब और हुई जब इन तस्वीरों में खाकी वर्दी पहने पुलिस के जवान भी दिखे। उन्होंने भड़के हुए कांवड़ियों को रोका नहीं, सिर्फ टोका, जिस पर उत्पात मचा रहे कांवड़ियों ने ध्यान भी नहीं दिया। लगातार पिटाई से घायल युवक ने भागकर खुद की जान बचाने की कोशिश भी की, जिसके पीछे कांवड़िया दौड़ पड़े। जो बचे उन्होंने युवक की बाइक पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। बताया जा रहा है कि यही बाइक कांवड़ियों से छू गई थी, जिससे कांवड़िए भड़क गए और छोटी सी बात पर बड़ा बवाल मचा दिया। यूपी के पीलीभीत में जिला कृषि अधिकारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता नितिन पाठक और उनके गनर पर केस दर्ज कर लिया है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बीजेपी नेता के गनर ने जिला कृषि अधिकारी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दिखाई दिया कि जिला पंचायत की बैठक चल रही थी। इसी दौरान बीजेपी नेता ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल से बहस होने लगी। बैठक के दौरान ही कृषि अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह को जूतों से पीटने की धमकी दी गई। इसके बाद बीजेपी नेता के गनर ने कृषि अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया और गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। कृषि अधिकारी की शिकायत पर बीजेपी नेता और उनके गनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान का रावलपिंडी बाढ़ में डूबता हुआ नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर बीते 24 घंटों के भीतर 54 लोग बाढ़ के पानी में डूब गए। यहां तक कि पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। हालात इतने खराब है कि सड़कों पर पानी के बहाव को कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो गया। नारियल पानी बेचकर गुजर बसर करने वाले इस शख्स ने आखिर तक अपने ठेले को पानी में समाने से रोकना चाहा, लेकिन अंत में वो हार गया। बाढ़ के हालातों को बयां कर रहे एक पाकिस्तानी रिपोर्टर का वीडियो भी वायरल है। कोयल सुलेमान से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो है वो आ गए, जिसकी वजह से कबायली इलाकों के रास्ते जो है वो मनक़ता हो गए। कुछ देर बाद तेज बहाव इसे भी अपने साथ ले जाने लगा। हम भी जो है अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा जो है वो ये बताते जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जून के आखिर दिनों से बाढ़ शुरू हुई। तब से अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें भी 85 बच्चों का नाम शामिल है। बाढ़ के भयानक हालातों से पाकिस्तान की आवाम कर्रा रही है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी रक्षा संबंधी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के हवाई सुरक्षा कवच की शक्ति का पूरी दुनिया ने लोहा माना और अब भारत अपनी हवाई ताकत का एक और अचूक हथियार बना रहा है। भारत दुनिया का पहला ड्यूल स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है। ये ड्रोन दुश्मन के हाई रेंज रडार और इंफ्रारेड सिग्नल्स को चकमा देने में सक्षम होगा और आदेश मिलते ही पल भर में दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकेगा। इस डुअल स्टेल्थ ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसका राम कवच है। रामा एक खास तरह का स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है जिसे ड्रोन की बाहरी सतह पर लगाया जाता है, जो रडार और इंफ्रारेड की पकड़ में आने की संभावना को 97% तक कम कर देता है। अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास ही रडार से बच सकने वाले स्टेल्थ ड्रोन मौजूद हैं।
इस शक्तिशाली ड्रोन को रक्षा मंत्रालय की मदद से हैदराबाद की स्टार्टअप वीरा डायनामिक्स और बेनफोर्ड रिसर्च लैब तैयार कर रही है। कंपनी का कहना है कि 2025 के आखिर तक रामा कवच से लैस ड्रोन नौसेना को सौंपा जा सकता है। इस देश में अंधविश्वास और अंधभक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ऐसे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया है जो भोले भाले लोगों को इलाज करने के नाम पर न सिर्फ ठगता था बल्कि मोटी रकम भी उनसे वसूलता था। संजय पगार नाम के इस ढोंगी बाबा ने संभाजीनगर जिले के शिऊर गांव में डेरा डाला हुआ था। इलाज के नाम पर ये बाबा अपने जूते को भक्तों को पकड़वाता और उसे चबाने को कहता। यही नहीं, भक्तों को कभी मंदिर के चक्कर कटवाता तो कभी पेड़ की पत्तियां खाने को देता था और कभी डंडों से पीटता। हद तो तब हो गई जब खुद की पेशाब को बोतलों में भर भक्तों को पीने को मजबूर करता। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा के दरबार में जाकर उसकी पोल खोल दी, लेकिन जब तक शिकायत पुलिस के पास पहुंची तब तक बाबा अपने चेलों के साथ फरार हो चुका था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि घटनास्थल और पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर थी, लेकिन बावजूद इसके आज तक कभी बाबा की शिकायत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के हरदा में मुर्गी की प्रजाति के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस पर विरोध जताया है। दरअसल विवाद की जड़ एक वेटनरी कॉलेज का ये विज्ञापन है, जिसमें मुर्गी की प्रजाति का नाम नर्मदा लिखा है। इसी विज्ञापन पर सनातनी और नर्मदीय ब्राह्मण समाज को आपत्ति है, जिसे लेकर कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर से शिकायत कर अब मुर्गी के नाम को बदलने की मांग की गई है। माँ नर्मदा एक नदी नहीं, पुण्य सलीला माँ है, प्रातः स्मरणीय हमारी आराध्य है। तो हम सब निवेदन करने आए थे कि इस विज्ञापन में से माँ नर्मदा का नाम हटाया जाए। इधर विवाद पर निजी कॉलेज के संचालक की सफाई भी सामने आई है। कॉलेज संचालक राजीव खरे का कहना है कि उन्होंने जबलपुर के एक मुर्गी पालन केंद्र से मुर्गियां खरीदी हैं। वहां से ही कड़कनाथ, नर्मदा और सोनाली प्रजातियों के नाम मिले हैं। देखिए, शोहरत मिलने की कोई उम्र नहीं होती है। कुछ समय पहले तक माला बेचने वाली मोनालिसा को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज उसे देखने वालों की भीड़ लग जाती है। जैसे मुंबई में शाहरुख और सलमान खान के घर के बाहर फैंस की भीड़ लगती है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये भीड़ मोनालिसा की एक झलक पाने के लिए उमड़ी हुई है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मोनालिसा की टीम भी घेरा बनाकर खड़ी थी ताकि कोई आगे न बढ़ पाए। इस दौरान लड़के मोनालिसा की तस्वीर खींचते दिखाई दिए। जिस मोनालिसा को 1 साल पहले तक कोई जानता नहीं था, उसे देखने के लिए भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। दरअसल मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने के दौरान वायरल हुई थी। वो अब फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी है। इस बार जब वो अपने शिवपुरी के पिछोर आने वाली थी, किसी ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी दे दी और देखते ही देखते आसपास के लड़के मोनालिसा को देखने के लिए पहुंच गए। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।